Hello everyone, I am Avijit Kumar and you are watching Fearless Maths. So students, मैं एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं जिसकी ये पार्ट 1 है और इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि कैसे 20 मिनट्स में हम लोग सेक्शन ए एमसीक्यू मैथमेटिक्स को 20 मिनट में कैसे हम लोग बना दें, राइट? ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 मिनट्स में सेक्शन ए हो जाए और बाकी हमारे पास काफी सारा टाइम बचा रहे अलग अलग सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आज का सेशन इसी पर फोकस्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 और यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, ये हमारा असल में टारगेट है। अब इसके लिए जो ये क्लास डिजाइन किया गया है, डिजाइन क्लास कुछ इस तरह से है कि वी आर कवरिंग ऑल चैप्टर्स, यानी सारे चैप्टर्स के एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है हमारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगन अवर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर 24 एंड 32 इज। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, राइट? यानी अगर आपके पास जो भी एचसीएफ और एलसीएम, दो नंबर की जो एचसीएफ और एलसीएम होती हैं, उनकी प्रोडक्ट और आपके दोनों नंबर की प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होती है, राइट? सो हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये रहा हमारा दो नंबर 24 एंड 32। इट मींस जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम होंगी वो क्या होंगी? दैट इज 24 इंटू 32। अब 24 इंटू 32 करते हैं तो कितने आ जाएंगे रिजल्ट हमारे? ये आ जाएंगे हमारी 768। सो दिस इज योर आंसर। क्वाइट इजी, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, दैट इज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये देखिए, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यही है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो ये है इस ग्राफ पॉलिनोमियल का। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात हो रही है नंबर ऑफ जीरोस की। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल कि वो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो कट करती है, दैट नंबर, यानी जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, राइट? तो यहां पर भी हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, इसमें कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? तो वो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए 1 इज योर आंसर। बट स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि इसी को आप देखिए क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई कैसे? जैसे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से पूछे द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, राइट? फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द जीरो। क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां सवाल ही आपसे पूछ लिया कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इनमें कौन होगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस पे, उसका निकाल लेना है कोऑर्डिनेट। जैसे ये पॉइंट अगर सपोज ए है तो इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। अब मान लो इसका कोऑर्डिनेट है, ये हुआ -1 और ये हुआ -2, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ओके। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, 0। अब ये जो कोऑर्डिनेट मिला, इसके जो एब्सीसा होती हैं, राइट, एब्सीसा, इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके। ये आपको ध्यान रखना, अगर ये पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स की, तो इसमें ये जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेंगी उसके कोऑर्डिनेट का जो एब्सीसा होता है वही जीरोस होता है। यानी ये कहने का है कि एक क्वेश्चन है बट इसमें दो क्वेश्चन है, ओके। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन द
द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो ये आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। अब यहां पर आपको उसमें कंडीशन, एक टॉपिक थी, दैट इज how we can identify the following pair of linear equation has one solution or infinite and many solution or no solution। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी, तो मैं क्विकली तुरंत आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं। सपोज एक जनरल फॉर्म है, एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसमें तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ओके। दूसरा केस है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरा केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर आपका ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ऐसे केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये तीनों इक्वल है तो आपको मिलेंगे इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। और अगर आपका ये थर्ड केस है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ऐसे केसेस में आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन। और अगर हम ग्राफ की बात करें, इसी में मैं ग्राफ भी इंक्लूड कर दे रहा हूं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग होगा, सेकेंड केस में कोइंसिडेंट होगा, और थर्ड केस में पैरेलल होगा, ओके। चलिए अब हम आते हैं अपना बैक टू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। पहले ही बोल दिया इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए मुझे कौन सा देखना होगा? ये देखना होगा, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन यहां पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन लिखा है 5x माइनस 6y, तो ये जो प्लस 7 है उसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? -7 इक्वल टू 0। लेकिन दूसरा को देखिए तो लिखा है अल्फा y माइनस 15x प्लस 21 इक्वल टू 0। अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करिएगा, ध्यान में रखिएगा यहां, अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिएगा देन यू विल ऑब्जर्व कि आपका a1 क्या है? a1 है 5, ठीक है, लेकिन a2, तो भैया a2 तो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 15 है, -15, ओके। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में बच्चे लोग सिर्फ अल्फा लिख के चले आते हैं एग्जाम में, और वहीं पर उनकी गलती हो जाती है, और एग्जाम में हम लोग दोबारा देखते नहीं है, राइट, क्योंकि हड़बड़ी में रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा बात आते हैं, जब b1 की बात करें तो b1 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन है मेरा -6। b2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन विच इज अल्फा, एंड c1 हमारा हो गया -7 और c2 हो गया हमारा 21। अब बस इसमें कुछ खास बचा नहीं है, अब इसे आप सिर्फ सिंपली पुट कीजिए एंड सॉल्व इट। मींस अगर हम इस इक्वेशन पे पुट करें तो हमारा a1 अपॉन a2 ये है, विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब किसी दो को पिक कीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेट अस सपोज हम लोग ये दोनों पिक कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम पिक करते हैं तो -6 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -7 अपॉन 21, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में 3 टाइम्स में ये आएगा, तो यहां पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्फा उस साइड गया, तो यहां बच गया अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू 3, सो योर रिजल्ट अल्फा इज इक्वल टू 18। इन दिस वे योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ओके।
इन दिस वे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल अनइक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एंड वन रियल रूट्स। अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक से सवाल है जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए क्या है वो, उसको देखते हैं। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले जनरल फॉर्म को समझ लीजिए। फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। और अगर जब हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, राइट, नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो ये तीन ही पॉसिबल केसेस हैं, जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो। व्हेन डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा? रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। और डिस्क्रिमिनांट अगर इक्वल टू 0 है तो मिलेंगे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके। और जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो आपको मिलेंगे नो रियल रूट्स। ओके। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले तो इसे कंपेयर कर लेते हैं, एबीसी निकालते हैं। तो ए हमारा यहां क्या होगा? 1, बी हमारा क्या होगा? 1, सी भी हमारा क्या होगा? 1। तो अगर हम डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो मुझे क्या दिख रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 मीन्स 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। डिस्क्रिमिनांट हमारा -3 हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नो इक्वल रूट्स इज आवर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एपी से है। क्या है क्वेश्चन? फॉर द एपी √2 √8 √18 डॉट 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 सेवेंथ टर्म इज, मींस यहां पर सेवेंथ टर्म का बात कर रहा है। अब स्टूडेंट इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सो फॉर ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म जो होता है हमारा एपी का वो होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला होती है, राइट। अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें, मुझे अगर सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है तो इसके लिए मुझे क्या हो जाएगा? दैट इज ए प्लस 7 माइनस 1d। क्यों 7 माइनस? क्योंकि एन की जगह हम 7 लिख रहे हैं। अब a7 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस 6d। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ a और d की जरूरत है, राइट। तो अब हम a और d को खोजते हैं। तो a और d कैसे होगा? तो यहां पर देखिए क्लियरली a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा √2, राइट, यहां आपको दिख रहा है। और जब d क्या होता है? d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये देखिए तो क्या है? ये √8 माइनस √2। √8 को आप कह सकते हैं 2√2। बहुतों को लग रहा होगा 2√2 कहां से आ गया, तो मैं एक बार आपको क्विकली बता दूं कि जब 8 को आप प्राइम फैक्टराइज करिएगा स्टूडेंट, तो आप लोग को ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब हम √8 की बात करते हैं तो √8 का मतलब हुआ √2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की एक पेयर है तो वो रूट से बाहर हो जाएगी, और जिसकी पेयर नहीं लगी है वो अंदर ही रह जाएगा। तो √8 को इसीलिए हम लोग लिखे 2√2। सो 2√2 माइनस √2 गिव्स यू रिजल्ट √2। अब ये क्या है? √2 पुट कर दीजिए, तो हमारा a7 क्या बन गया? √2 प्लस 6√2। तो a7 हमारा हो गया 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7√2। सो 7√2 इज आवर आंसर। ओके, ये रहा आपका 7√2। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी विच इज नियरर टू बी आर। ओके, तो चलिए पहले इसको समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन ड्रॉ करके बनाइए।
जैसे यहां बोला गया है, पहले तो एक टर्म देखे हमने क्या, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, तो क्यों ना मैं एक लाइन सेगमेंट बना लूं जिसमें ए कोऑर्डिनेट है हमारी क्या -1,3 और बी की कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज 0,4। अच्छा, फिर कहता है यू नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है विच इज नियरर टू बी, वो कोऑर्डिनेट जो बी के नजदीक है। और यहां पर एक टर्म आया है दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता क्या है। सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए हम लोग कहते हैं two points are said to be point of trisection if these 2 points divide the whole line in 3 equal parts। यानी दो पॉइंट जो पूरे लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उस दोनों पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे। यानी ए और बी अगर वो लाइन है तो इसमें सपोज करते हैं कि एक पॉइंट पी है हमारा और एक पॉइंट क्यू है, तो यहां पर P और Q अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तीनों को, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है किसकी, वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की जो नियरर है बी से, यानी बी के नजदीक है। तो बी के नजदीक यहां कौन है, अगर ये सपोज बी है, ये सपोज ए है, तो बी के नजदीक तो मेरा क्यू है ना, मींस मुझे क्यू की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं कि अगर इनमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो क्यू देखिए किस रेशियो में बांट रहा है ए बी को, सिर्फ ए बी की बात करेंगे। क्यू डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:1 में, क्योंकि दो पार्ट क्यू के तरफ ए क्यू है और एक पार्ट क्यू बी है, तो ये रेशियो क्या है 2:1 है। अब यहां आपके पास रेशियो है, दोनों इंड कोऑर्डिनेट्स हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आराम से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू की बात करें तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये है फॉर्मूला, राइट। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। अब यहां देखिए 2 जो है ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा, ये दोनों आपका x1 y1 हुआ और ये क्या हुआ x2 y2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, वैल्यू सिर्फ पुट करना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q हमारा क्या हो जाएगा, m के जगह मेरे पास हो गया 2, x2 हो गया -1, सॉरी x2 हो गया 0 प्लस n हो गया 1 और x1 हो गया -1 अपॉन 2 प्लस 1। यहां से देखेंगे m के जगह हमारे पास हो गया 2, y2 है 4 प्लस 1 टाइम्स 3 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा -1/3 कॉमा 11/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी अगेन द रेशियो इन विच द पॉइंट 2,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी यहां पर अब क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है तो काफी इजी है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में आए, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, तो पहले देखते हैं, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ अ पॉइंट। इस ये पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किस लाइन सेगमेंट को, वो लाइन सेगमेंट जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। मींस इसके एंड पॉइंट पे ए का कोऑर्डिनेट है आपका -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 3,7। अब इसी पर एक पॉइंट है, इसी पर एक पॉइंट है, ओके, इसी पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट सपोज पी मान लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 2,6। ओके, अब ये 2,6 इसकी पॉइंट है। अब आपका काम क्या करना है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो रेशियो फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को कर लेते हैं k:1 ले लेते हैं। लेट द रेशियो बी k:1। अब k:1 ले लिए। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ओके, वो क्या है 2 और 6 है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहां से क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यू गेट द आंसर। अब यहां पर ये क्या है, कोऑर्डिनेट है हमारा 2 6, इधर से अगर हम सॉल्व किए तो क्या है k, तो mx2 यानी 3 इंटू k दैट इज 3k प्लस nx1 मीन्स 1 इंटू -2 दैट इज -2 अपॉन k प्लस 1। यहां से देखते फिर k इंटू 7 दैट इज 7k प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 अपॉन k प्लस 1। अब इनमें से किसी एक से आप कंपेयर कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 उधर भेज दिए तो मेरे पास हो गया 2 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। फर्दर सॉल्व किए 2k प्लस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2। अब ये k को इस साइड भेज दिए 3k माइनस 2k और इधर हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2। सो रिजल्ट आ गया k इज इक्वल टू 4। k 4 है तो रेशियो हमने क्या माना था k:1, तो रेशियो क्या बन गया 4:1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसी तरह से एग्जाम में भी बनाना है, अगर 2 मार्क्स में भी आता है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, बस एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, लेट द रेशियो बी k:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल आर AAA, SSS एंड SAS। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। आगे देखते हैं, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, डू नॉट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये देखिए स्टेटमेंट बीपीटी जैसी है, बट बीपीटी में डू नॉट नहीं है। बीपीटी में सीधा कहता है देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, मींस ये डू नॉट लिखकर ये क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है। यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि बीपीटी कहता क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन दिस लाइन डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में वो डिवाइड करता है, बट यहां पर बोला गया डू नॉट डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो यही स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABC circumscribe a triangle if AR is equal to 4 centimeter and RB equal to 3 centimeter and AC equal to 11 centimeter. Okay, AC is your 11 centimeter. Then find BC. बड़ा इजी है, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं। क्या जानते हैं? That is tangent drawn from external point to the circle are equal in length। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है तो बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी सर्कल पे, ओके, PQ और PR लेते हैं, तो ये ऐसे केस में क्या होगा कि PQ इज इक्वल टू PR होंगी, राइट, ये दोनों बराबर होंगी। अगर इसी थ्योरम का यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर AR मेरा 4 है तो A तो एक्सटर्नल पॉइंट है, AR तो AQ भी मेरा क्या होगा 4, उसी तरह BP भी क्या हो जाएगी 3। अब यहां देखिए टोटल AC 11 है, जिसमें 4 तो AQ ही है, तो बचा हुआ ये कितना हुआ 7, तो ये 7 तो ये भी 7,
तो अब यहां पर से मुझे फाइंड करना है BC, तो BC के लिए क्या कर लेंगे, मेरा 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10। मिल गया मुझे आंसर। अब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 12, यू नीड टू फाइंड AR। AR कितना होगा। अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, फिर यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब यहां से अगर देखिए तो हम अगर इसी थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं ना कि भैया हमारा AQ बराबर AR होगा, क्योंकि A मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि BQ बराबर BX होगा, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है, और C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, CR इज इक्वल टू CX, राइट। अब ये तीन पता है। चलो अब गिवन में हमारे पास क्या है, तो गिवन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 12, बस। तो यही लिख देते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो उस हिसाब से हम इसे देखते हैं, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो BC BX प्लस CX है, राइट। अगर आप देखिए तो टोटल अगर आप BC को देखिएगा तो वो क्या है, BX प्लस CX, राइट। एक काम और करते हैं, ये BX अभी हम देख रहे हैं कि BX इज इक्वल टू BQ, तो क्या इस BX के जगह हम BQ लिख सकते हैं, और उसी तरह से CX के जगह CR लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, राइट। अब जरा यहां देखिए, अगर हम AB और BQ को ऐड करें तो ये रहा AB और ये रहा BQ, यानी ऐड करने से पूरा मेरा क्या आ रहा है, AQ। उसी तरह AC और CR को अगर ऐड कर रहे हैं तो टोटल क्या आ रहा है, AR। और अभी हम देखें कि ये दोनों भी इक्वल है, AQ और AR भी क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AR इक्वल टू 12। तो हमारा AR क्या हो जाएगा, दैट इज 12/2, सो AR मस्ट बी 6 सेंटीमीटर। हियर इज योर आंसर, ऑप्शन A। एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन में एक बात बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे लाइन पूरे हैं, कवर्ड है। ओके, ठीक है। हियर साइन थीटा इज इक्वल टू A/B कॉस थीटा क्या होगा। अरे सिंपल है, हम लोग एक फॉर्मूला तो पढ़े हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें सिर्फ हमको कॉस थीटा चाहिए, तो वो क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस साइन क्या है, A/B, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² LCM आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, B² माइनस A²। अब देखिए रूट में अगर आप देखिए तो इसको √B² भी लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या लिख सकते हैं, √B² माइनस A²। अरे भैया, तो जब रूट में B² है तो B बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास ऊपर बचेगा B² माइनस A²। तो यही मेरा रिजल्ट हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन बहुत इजी है, देखते साथ हम कह सकते हैं आंसर 1 होगा। अब बोलोगे कैसे होगा, तो आप एक 3 स्क्वायर आइडेंटिटी बउआ याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक 3 ही तो हैं, 3 ही याद रखना है। जैसे पहला तो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है
कि भैया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस इन दोनों पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसी तरह से अगर +1 को हम इस साइड भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जब आपको पता चल ही रहा है तो हम लोग क्यों ना ऐसा करते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा है ना के जगह हम डायरेक्ट लिख दे, सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह डायरेक्ट हम क्या लिख दे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब भैया कॉट और कुछ नहीं 1/10 होता है, और ये भी क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। भैया टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यू गेट रिजल्ट 1, और ये सारा किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू के, तो यहां पर आप कह सकते हैं के इज इक्वल टू 1, इसलिए बिना देखे आंसर मार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स इसके इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत इजी है। A person can read a letter from a distance of 10√3 centimeter. If the bottom of the letter is in the line with the eye and letter is erect, the height of the letter, you need to find the height of the letter if it make an angle 30 degree at the eye is. अब स्टूडेंट्स आप एक एक करके एक एक लाइन पर थोड़ा फोकस कीजिए। एक पर्सन है जो 10√3 सेंटीमीटर की दूरी से देख सकता है। अच्छा, बॉटम ऑफ द लेटर एक लाइन में है किससे, आई से, तो एक काम करते हैं, ये हम एक लाइन बनाते हैं, ये लेटर का बॉटम मानते हैं और यहां पर प्लेसमेंट आई का मानते हैं। ओके, अब क्या है, लेटर इज इरेक्ट, तो लेटर खड़ा होगा, इन्वर्टेड तो है नहीं, इरेक्ट है, हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ द लेटर निकालना है, तो यही हाइट ऑफ द लेटर h है। अच्छा, दूसरी बात है, बच्चे जो है आंख से देख पा रहे हैं, कितने दूरी पर है आंख, 10√3 सेंटीमीटर। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मेरा हो गया 30 डिग्री का एंगल। ओके, अब सारा चीज तो मिल गया। अब हम लोग को पता है कि कोई भी अगर ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ये एक चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर ये आपकी थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा के अलोंग वाले को हम बेस कहते हैं, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर देखिए, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मेरे पास है, तो कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो जवाब है सिर्फ दो, दैट इज आइदर tan थीटा जो कि होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर cot थीटा जो कि होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। दोनों में किसी एक का यूज कीजिए, यू गेट योर आंसर। तो यहां पर अगर हम tan का यूज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के जगह क्या हो गया 30 डिग्री, सो tan 30, परपेंडिकुलर के जगह मेरा हाइट है और बेस के जगह 10√3 है। अगर पुट कर ले तो 1/√3 होती है, ये हो गई h/10√3। 10√3 को उस साइड भेज देते हैं तो h मेरा हो जाएगा क्या, 10√3/√3, √3 कैंसिल आउट, सो h विल बी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर किए और निकल गए। आगे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। देखिए एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज दैट ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, एंगल AOB 90 है, OA 42 है, OA 42 है, इट मींस आपका रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ये सर्कल की क्या करेगी, OA और OB अगर 42 है तो ये रेडियस को बताया जा रहा है। आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, तो यही तो आपका टॉप ऑफ द टेबल है। तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो
ये लेंथ ऑफ द मेजर आर्क निकालना है, ठीक है। साथ में ये दोनों रेडियस को भी ऐड करना है, तभी आप पेरीमीटर निकाल पाइएगा, राइट। तो हमारा टास्क है पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ किसकी, टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल क्या है, ओ ए बी है। और इसके लिए क्या निकलना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। आर्क ए बी का लेंथ निकालना है, प्लस ओ ए प्लस ओ बी, यही करनी है मुझे। अब कैसे निकलेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो क्लियर हो जाइए, यही अगर 90 डिग्री है, ये अगर एंगल आपकी 90 डिग्री है, तो ये कितनी होगी 270, क्योंकि तीनों का सम तो 360 होता है। अब लेंथ ऑफ द आर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस ओ ए प्लस ओ बी। जैसा क्वेश्चन बोला, लेंथ ऑफ द आर्क की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिए, और ये ओ ए प्लस ओ बी। थीटा यहां क्या है 270 अपॉन 360, 2 पाई के जगह हम लोग लिख दिए 22 अपॉन 7, आर के जगह हमारा रेडियस है 42 प्लस ओ ए भी 42 और ओ बी भी 42, 42 ऐड करके 84 हो गया। यहां 7 से कट गया 6 टाइम्स में, ये 390 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 कट गया 2 टाइम्स में, ये 2 को काट दिया, ये 2 कट गया, इसे काट दिया 11 टाइम्स में। अगर हम ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 11 3 जा 33, 33 3 जा 198 प्लस 84 ऐड किए 282 सेंटीमीटर, यू गेट द आंसर। तो कुछ खास नहीं है, बस खाली आपको ऑर्डर मिलाकर सॉल्व करना है। आगे आते हैं, क्या है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 7/9 of the circumference of a circle, the angle subtended by the minor arc at the center of the circle। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, यहां पर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, जो क्वेश्चन में बोला गया, लेंथ ऑफ मेजर आर्क is 7/9 circumference of circle, circumference of circle, यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब चलिए ना एक काम करते हैं, कोई भी आर्क का लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला तो बड़ा सीधा है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और अगर इसको देखते हैं तो 7/9 इंटू क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। अब अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा, बात को समझिए, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा बाई 360 इक्वल टू 7/9। अब सिर्फ थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 360 अपॉन 9, 9 के टेबल में ये 40 टाइम्स में, सो मेरा थीटा आ गया 280 डिग्री। लेकिन 280 डिग्री क्या है, ये एंगल है मेजर आर्क का, माइनर का नहीं। आप समझिए सवाल को, क्वेश्चन में क्या बोला था, ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क है ना। अगर मैं एक आर्क बना दूं ए बी, है ना, तो ए बी में हम क्या देखें कि ये सेंटर ओ है, तो अभी जो मैंने निकाला, तो मेजर आर्क अगर ये है तो ये एंगल आया है मेरा कितना 280। तब 3, तो माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, उसे थीटा डैश से हम बोलते हैं सपोज, तो माइनर आर्क हो जाएगा 360 माइनस थीटा, सो 360 माइनस 280, आंसर क्या हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री इज आंसर। और ये इसमें तो ऑप्शन कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बट कभी कभी आप देखिएगा एग्जाम में, सपोज ये 100 के जगह ऑप्शन में आ गया 280, तो बच्चे क्या होता है तुरंत वो निकाल रहे और 280 दिखा मार दिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा काम होकर अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्योंकि यहां सवाल में पहले ही बोल दिया लेंथ निकालना है किसकी, माइनर आर्क की। चलिए मूव करते हैं, 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, 16th में आते हैं। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी।
क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट गोज टू अ शॉप एंड वांट टू बाय फ्लावर्स फॉर अ फ्रेंड ऑन फ्लावर डे। तो फ्लावर डे के लिए अपने फ्रेंड के लिए फ्लावर अच्छा दोस्त है। हम लोग तो ऐसे हैं नहीं, फ्लावर फ्रेंडशिप डे में भी फ्लावर नहीं देते हैं। बट चलो, यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक स्टूडेंट है, वो एक दुकान गया फ्लावर खरीदने अपने दोस्त के लिए फ्लावर डे पर। ही हैड अ चॉइस ऑफ रेड फ्लावर एंड येलो फ्लावर। उसे आइदर रेड फ्लावर चाहिए या येलो फ्लावर, बट ही कांट डिसाइड ऑन हिज ओन। अच्छा, डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है कि कौन सा फ्लावर चूज करना है। सो ही थ्रू अ डाई। अब यहीं से खेल स्टार्ट है। ही थ्रू अ डाई, एक डाई फेंका। डाई फेंका तो 6 ही चीज आ सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। डाई की बात है। अब यहां पर से क्या देखें, इफ अ नंबर इज मोर देन 4, तो 4 से ज्यादा नंबर कौन है, दो ही केस है। ठीक है, तो दो ही केस हो सकते, एक 4 से ज्यादा है। ही विल पिक येलो फ्लावर, तो इसके लिए कौन सा फ्लावर, येलो। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज मींस ये पूरा 1 to 4 का बात करेगा। उसके लिए क्या है, रेड फ्लावर। ओके, रेड फ्लावर। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक अ रेड फ्लावर, ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। राइट, तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, यहां पर 4 है, क्योंकि उनको रेड फ्लावर पिक करना है। तो रेड फ्लावर कब आएगा, जब 1 to 4 कोई नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। सॉल्व कीजिए, 2/3 आती है, 2/3 देख के आंसर मार दीजिए, काम खत्म। बस इतना ही इजी। आगे बढ़ते हैं। अनदर 3 कॉइन आर टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड आने की। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम गलती क्या होती है कि सैंपल स्पेस बच्चे नहीं लिख पाते हैं। 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, 4 कॉइन है। तो मैं एक छोटा सा आप लोग को ट्रिक बता देता हूं कि कैसे सैंपल स्पेस लिखते हैं जब कॉइन्स की बात हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब 2 कॉइन होती है तो सिर्फ हेड और टेल आती है, राइट। सॉरी, जब एक कॉइन होती है उसे टॉस किए तो सिर्फ हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। लेकिन जब एक साथ 2 कॉइन को टॉस किए तो याद रखिएगा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, हेड टेल तो लिखना है, प्लस इस हेड से भी आपको हेड टेल निकालना है और इस टेल से भी आपको हेड टेल निकालना है। ठीक है, बोलिएगा सर 2 कॉइन टॉस हुआ तो 2 कॉइन का देख लीजिए, चारों सैंपल स्पेस आ जा रहा है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, और जब 3 कॉइन का बात करें तो इन सब से भी आप सारा निकाल लीजिए, हेड टेल। ओके, इनसे भी निकाल लीजिए हेड टेल, इनसे भी निकाल लिए हम हेड टेल और इनसे भी निकाल लिए हेड टेल। अब अगर मुझे सैंपल स्पेस लिखना हो तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर से, सॉरी लेजर पॉइंटर से आप देख लीजिए, हम लोग कैसे लिखेंगे। हेड 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 एक पॉसिबिलिटी, हेड हेड टेल दूसरी पॉसिबिलिटी, हेड टेल हेड तीसरी पॉसिबिलिटी, हेड टेल टेल चौथी पॉसिबिलिटी, टेल हेड हेड पांचवी, टेल हेड टेल 6, टेल टेल हेड 7, टेल 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 8। जब 4 कॉइन का बात करो तो एक और बढ़ा दीजिए और इसी तरह से चलते रहिए। ये काफी इजी वे है आपको पता करने के लिए कि क्या है सैंपल स्पेस। तो चलिए क्विकली सैंपल स्पेस लिख देते हैं। पहले क्या है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। यही 8 पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन का आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हो गया कम से कम 2 हेड। 2 से ज्यादा हो सकता है बट 2 मिनिमम होना चाहिए। तो 2 वाले कौन है, 1 2 और है कोई 3, 3 तो 2 वाले हैं। कम से कम 2 यानी 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 2 से ज्यादा एक और है 4। तो अब ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, तो निकल गया 1/2 खत्म।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये कौन सा चैप्टर से है? ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। क्या है क्वेश्चन? इफ द रेशियो ऑफ मोड टू मीन ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 3:1। ओके, क्या रेशियो की है किसमें? मोड टू मीन। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन टू मीडियन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन इज टू मीडियन। मीन और मीडियन का करना है। अब रेशियो है तो एक काम करते हैं, रेशियो को एक्स के टर्म्स में लिख देते हैं। तो एक्स के टर्म्स में लिखिएगा तो आपका मीन हो जाएगा, ओके, मोड टू मीन है ना। ओके, मोड टू मीन, मोड टू मीन है तो आवर मोड बिकम 3x और मीन इज x। और अब हमें निकालना है मीन टू मीडियन। ओके, मीन टू मीडियन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंपेरिकल रिलेशनशिप को यूज करते हैं। इंपेरिकल रिलेशनशिप कहता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, सॉरी -2 मीन। ओके, तो मोड हमारा हो गया 3x, 3 मीडियन और मीन है हमारा x, तो 2 मीन है तो ये हो गया 2x। -2x उधर चला गया तो ये बन गया +2x, यहां हो गई 3 मीडियन, राइट। सॉल्व किए तो ये हो गया 5x, ये हो गया 3 मीडियन। अब यहां पर करेंगे तो x क्या था? हमारा मीन था, तो क्यों ना इसे 5 मीन लिख देते हैं और इसे 3 मीडियन लिख देते हैं। अब हमें रेशियो निकालना है मीन टू मीडियन, तो मीन को ऊपर रखेंगे और मीडियन, सिर्फ मीडियन को भेज रहे हैं। ओके, तो यहां से बच गया 3 और इधर से 5 को भेजना पड़ेगा, तो ये 5। तो रेशियो हमारा क्या बन गया? मीन टू मीडियन इज 3:5। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। और देखिए ये सब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है था ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन आ गया है असर्शन रीजन की। 1920 असर्शन रीजन है। तो चलिए देखते हैं असर्शन रीजन। पहले तो 4 ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन है पहला, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Assertion region is true and region is not correct explanation. Assertion is true, reason is false and assertion is false, reason is true. अब स्टूडेंट्स बहुत बार मुझे कंप्लेन आया है बच्चों से कि सर मुझे समझ नहीं आता है कि assertion region बनाएं कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, assertion region बहुत इजी है। आपको दोनों स्टेटमेंट को देखना है। सबसे पहले देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब आता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो बहुत इजीली आप सी और डी में से कोई ऑप्शन मार सकते हैं। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो राइट, जो ट्रू होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों सही हो जाते हैं। तो जब भी दोनों सही हो तो आप देखिए रीजन के पार्ट को, क्या आपने रीजन का हेल्प लिया असर्शन को प्रूफ करने में? जरा सा भी अगर हेल्प लिया है तो आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर हेल्प बिल्कुल भी ना लिया है तो बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बस यही तो खेल है। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। ये रहा 19 एंड 20। 19 को देखिए, क्या है क्वेश्चन? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3r² यूनिट। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब बोलिएगा ट्रू कैसे? तो देखिए, अगर स्फीयर की बात करें स्टूडेंट, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो हेमिस्फीयर क्या है? इसका आधा, ठीक है, इसका आधा। तो यानी अब तो सिर्फ कर्व पार्ट आ रहा है ना, तो कर्व पार्ट का ही, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा आपका 2πr²। और एक तो ऊपर सर्कल भी तो एक्स्ट्रा आ गया काटने के बाद, उसका हो गया क्या? πr²। तो अब आप ही देखिए, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? πr² + 2πr²। तो ये बन गया क्या आपका? 3πr²।
आर स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हाफ, that is hemisphere, then besides curved surface area we have one plane surface represented by a circle। तो बात तो बिल्कुल सही है, जैसे ही काटे तो एक कर्व्ड पार्ट तो रहेगा ही, साथ में एक फ्लैट पार्ट भी आया, और उसी के कारण इसका सरफेस एरिया 3πr² हुआ। यहां पर एक छूट गया है, आई थिंक यहां 3πr² लिखना चाहिए, लेकिन अगर 3πr² नहीं लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन आई थिंक यहाँ 3πr² होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, 3πr² कंसीडर करके चलिएगा। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। निश्चित है हमने रीजन का हेल्प लिया असर्शन को बनाने के लिए, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है? Sum of the first n term of an arithmetic progression whose first term is a and common difference is d is a plus n minus 1d। तो बउआ आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला an का है, ना कि sn का। sn का फॉर्मूला क्या होता है? sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n minus 1d, या फिर n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होती हैं। तो ये पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो निश्चित है दूसरा ट्रू होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। दूसरा कहोगे ट्रू कैसे है, तो चलो चेक करा देते हैं। एबीसी आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन ये रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल सेम होने चाहिए। कॉमन डिफरेंस के हिसाब से हम बोलेंगे b माइनस ए मस्ट इक्वल टू c माइनस बी। अब एक काम करते हैं, माइनस बी को उस साइड भेजते हैं, तो प्लस बी बन गया, एक बी पहले से है, और ये c यहां पहले से है, माइनस से इधर आया तो प्लस ए। अब इसे अरेंज करके लिख देते हैं, तो a प्लस सी, और ये क्या हो गया 2b। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आज के। आप देखे होंगे कि ये 20 क्वेश्चंस आपके हर एक चैप्टर को कवर किया, राइट। हर एक चैप्टर को ही नहीं कवर किया, साथ में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे। हाँ, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा तो 20 मिनट से ज्यादा लगा, लेकिन अगर आप ही सोचिए कि अगर इतना हम एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करता और सिर्फ बनाने पर आ जाऊं, तो 20 मिनट आई थिंक मोर देन इनफ है, राइट। 20 मिनट इनफ है आपको पूरा 20 क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये सीरीज की पार्ट 1 थी। इसी तरह 4 और पार्ट आएगा आपके एग्जाम से पहले। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।